हेलो एवरीवन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड का हमारा लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 5 में बर्नौलीज थ्योरम किया था या फिर बर्नौलीज इक्वेशन या फिर जिसी को हम बर्नौली प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसको हमने डिराइव भी कर लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था कि आखिर वो होता क्या है, लेकिन उसके क्वेश्चन हमने नहीं किए थे क्योंकि वो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट अभी एक लेक्चर बनाया है, लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन इन शॉर्ट बन सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम का। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम के हम सारे क्वेश्चंस और उसके एप्लीकेशन हम देखेंगे और उस एप्लीकेशन के ऊपर बेस क्या क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, बन सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। याद रखा मैंने 14 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे किसके अंदर, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद मैंने 5 मोर क्वेश्चंस कराए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। और अब उसके बाद हम बर्नौलीज थ्योरम पर आए हैं। सो याद रखना हमारी गिनती कैसी थी, 14 + 5 यानी कि हमारा कितने 19 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्सीमेटली हो ही चुके होंगे। तो अभी हमारा जो 19वां क्वेश्चन या फिर 18 क्वेश्चन हमने शायद कर लिए हैं। 19 क्वेश्चन देखना क्या है हमारा, स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन। ये हमने कल करा था, ठीक है, मतलब कल मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था स्टेट एंड डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं जो कि आपकी बुक का ही है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इन बर्नौलीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, ए एंगुलर मोमेंटम, बी लीनियर मोमेंटम, सी मास, डी एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बर्नौलीज थ्योरम एक मेन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो क्या है, हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर ये हमारा प्रिंसिपल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कंजर्व रहेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या कंजर्व रहेगा, हमारा एनर्जी। सो हमारा जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो उसी के हिसाब से आपने क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो भी आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो अगर आपको ये पूछता है कि बताओ कि बर्नौलीज प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बोलना क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का, वो क्या बोलता है, why the speed of a liquid increases and its pressure decreases when a liquid passes through constriction in a horizontal pipe। so यहाँ पर एक वर्ड आया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर एक और चीज़ है हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल पाइप। याद रखना जब हमने बर्नौलीज थ्योरम किया था तो उसमें हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल नहीं था, उसमें हमारा जो पाइप था वो कुछ इस फॉर्म में था, बराबर, कुछ इस तरीके से हमारा क्या था, हमारे पाइप का शेप था और वो हमारे कुछ ग्राउंड लेवल से हाइट h1 और h2 की दूरी पर था। बट इस बार हमको बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि धीरे धीरे हमारा एरिया क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी कि पहले एरिया बड़ा था बाद में एरिया छोटा हो गया। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, एरिया का छोटा होना। इन्हें हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप का मीनिंग ये है कि सपोज कुछ इस तरीके का पाइप है जिसके अंदर ये हमारा कुछ हाइट पे नहीं रखा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो सपोज़ कि अगर मेरा यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पर है मेरा प्रेशर P2, सपोज़ ये मेरा हाइट है h, यहाँ से हाइट है मेरा h, यहाँ से ये हमारा सपोज़ कि ये ग्राउंड लेवल है, ये दोनों हाइट मेरे h ही होंगे क्योंकि ये हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे सेम लेवल पर होंगे, तो अगर ये हाइट h है तो ये हाइट भी हमारी क्या होगी, h ही होगी, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम बोलेंगे यहाँ पर एरिया है A1 और एरिया है A2 वेर A1 इज़ ग्रेटर देन A2, बराबर। सो अगर देखो यहाँ पर अगर एरिया मेरा A1 है, तो सपोज़ यहाँ पर मेरी वेलोसिटी रहेगी V1, इस जगह पे मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी कम, एरिया बड़ा है वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एरिया छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा V2 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमको ये पता है कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1, बराबर। सो फिर से क्वेश्चन पर आते पढ़ते देखो, वाई द स्पीड ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस
एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड पासेस थ्रू कंस्ट्रिक्शन इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप। तो सबसे पहले बात आता है व्हाई डज द स्पीड ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे ही वो कंस्ट्रिक्शन पर आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होती है। तो हम पहले पॉइंट में ऐसा बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो हमको बोलता है कि जैसे ही अगर हमारा कोई लिक्विड एक छोटे से एरिया में आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर इसलिए हम बोलेंगे कि v2 हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट में हम बोलेंगे बर्नौलीज थ्योरम क्या है हमारा। बर्नौलीज थ्योरम को याद होगा, वो होगा P1 प्लस रो H1G, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो H2G प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बट इस सिनेरियो में मुझे बताओ, क्या मेरा H1 और H2 दोनों की वैल्यू H नहीं है? तो अगर ये दोनों की वैल्यू अगर H है तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ से कैंसिल नहीं हो जाएंगे? अगर ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाते तो क्या मुझे इनकी लिखने की ज़रूरत भी होगी? क्या नहीं होगी। सो अभी हमारा बर्नौलीज थ्योरम फॉर ए हॉरिजॉन्टल पाइप कुछ इस तरीके से दिखता है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे बोलता है कि सपोज अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, उसका प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होता है? तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम हमको यही बताता है कि जब भी अगर किसी जगह पे मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, सो ये क्वांटिटी को बराबर रखने के लिए हमको प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पाइप होती है तो वहाँ पर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एरिया छोटा हो गया। ये किसके मुताबिक है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक। और बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है कि जब भी अगर हमारे पास वेलोसिटी का इंक्रीज़ आता है उसी पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। बस आपको एक अच्छे से इसको फॉर्मुलेट करना है और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सो एक और चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखना, ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई है तो हम इसको कुछ यहाँ लिख लेते हैं। वो क्या है मेरा P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर बराबर। तो ये किसके लिए इक्वेशन है हमारा? ये हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए है। हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हमारे अभी जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके अंदर हमारा काम आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जो हमारे सिर्फ एक ही हमारे पास न्यूमेरिकल है आपकी बुक में जो दिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन बोलता है द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप इज़ 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक हमारे पास क्लोज पाइप है और उसके अंदर हमारा प्रेशर बिल्ट इन है 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल ऑफ द पाइप। हमने क्या किया? हमने पाइप को खोल दिया और हमारा फ्लूइड फ्लो होने लगा। जैसे ही फ्लूइड के पास वेलोसिटी आती है वो अपना प्रेशर डिक्रीज़ कर देता है। कितना? 2 × 10⁵। अब बोलता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन हमारा बर्नौलीज कैसे बना, ये मुझे कैसे समझ में आया? देखो यहाँ पर आपको बोला क्या है कि एक पाइप के अंदर पहले पानी भरा हुआ था, ठीक है, और वो पाइप हमारा क्लोज था, मतलब हमारा पानी रुका हुआ था। उसके पास हमारा एक प्रेशर था, इसको हम यहाँ पे P1 से डिनोट कर सकते हैं। वो था हमारा 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कब था? जब हमारा पानी रुका हुआ था, यानी कि V1 = 0 बराबर। जैसे ही हमने इसके वॉल्व को खोला, पानी के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसकी मदद से हमारा प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्व खोलने के बाद अगर प्रेशर में बोलता हूँ P2, सो वो क्या हो गया मेरा? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, जब वेलोसिटी कम थी प्रेशर ज़्यादा था। सो यहाँ पर वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज़ हुई वैसे ही मेरा प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। हमको बोलता है कि बताओ कि ये कितनी रफ्तार से जा रहा था, तब जाके ये डिफरेंस आया। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है।
यहाँ पर हमारे हाइट का कुछ जिक्र नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो यहाँ पर हम बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो बर्नौलीज इक्वेशन आपको याद होगा, वो क्या था, P1 प्लस रो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो Hg इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो Hg। दोनों जगह H लिखने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे मानते हैं कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। इसी की मदद से ये हमारा इक्वेशन अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखे तब भी चल जाएगा। सो ये इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज थ्योरम फॉर ए हॉरिजॉन्टल पाइप। P1 हमको पता है कितना है, 3 × 10⁵। V1 हमारा 0 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारी 0 हो जाएगी। P2 हमको पता है वो क्या है, 2 × 10⁵ प्लस V2 की हमको वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा हाफ, यहाँ पे रो कितना है 10⁵, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा V2 का स्क्वायर। हमको ये क्वांटिटी निकालनी है तो इसको यहाँ ले लेते हैं, 3 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁵, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10⁵ इंटू V2 का स्क्वायर। देखो ज़रा 10⁵ यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 - 2 यानी कितना हो जाएगा 1। सो यहाँ पर आंसर आएगा 1 × 10⁵ इज इक्वल्स टू 10⁵। इस 2 को अगर यहाँ लेके चले जाओ तो यहाँ पे मिलेगा 2 × 10⁵, यहाँ पर आएगा 10⁵ इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। V2 की वैल्यू निकालनी है, 10⁵ को यहाँ डिवाइड कर देंगे, हमको यहाँ मिलेगा 2 × 10⁵ बराबर, क्योंकि 10⁵ नीचे जाएगा तो नीचे जाने के बाद ये ऊपर आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, 5 - 3 2, तो 10⁵ बचेगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा V2 का स्क्वायर। V2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे अंडर रूट ऑफ 2 × 10⁵। 2 तो अंडर रूट के बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन 10⁵ निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा V2 इज इक्वल्स टू √2 × 10 बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 है, √2 का वैल्यू होता है 1.41 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यानी कि V2 की वेलोसिटी जो है वो है 14.1 मीटर पर सेकेंड बराबर। तो इतनी वेलोसिटी होने के बाद ये अपनी जो प्रेशर है वो अपना इतना डिक्रीज़ कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा अकॉर्डेंस किसके साथ है, हमारा बर्नौलीज थ्योरम के साथ है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं वो हमारा एरोप्लेन का जो हम बात कर रहे थे कि हमने एरोप्लेन की उड़ान किस तरीके से की थी, उसी को हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम में सीखेंगे। सो अभी हमारा जो बर्नौलीज का जो एप्लीकेशन है उसको हम स्टार्ट कर रहे थे। पहला एप्लीकेशन हमारा है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, जो हमने बात की थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी अगर हमको एक एरोप्लेन की अगर उड़ान भरनी होती है तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या होता है, उसके विंग्स। उसकी विंग्स के शेप किस तरीके से है वो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने यहाँ पे एरोप्लेन की उड़ान उसी तरीके से की थी। एरोप्लेन का जो विंग्स होता है उसका शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पर हमारा कुछ एक प्रेशर का डिफरेंस बिल्डअप हो जाए और हम क्या कर सके, सक्सेसफुली हम उस प्लेन को टेक ऑफ करा सकें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं कुछ इस प्रकार दिखते हैं या फिर इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसका साइड व्यू ले लें तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि एक जगह पे वो क्या है, स्लांटेड है, और एक जगह पे वो बड़ा है। इस शेप के मुताबिक क्या होता है, देखो ज़रा, जैसे ही अगर हमारा जो एरोप्लेन है वो ऐसा खड़े खड़े तो उड़ेगा नहीं, ठीक है, उसको पहले रनवे में भागना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो रनवे में भागता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उसकी शेप की मदद से यहाँ पे हमारा एयर फ्लूइड या फिर हम एयर बोलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। इस तरफ देखोगे तो वहाँ पे एयर हमारे ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे क्राउडनेस किस वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पर एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी बहुत ही कम है। यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम बर्नौलीज के थ्योरम के हिसाब से बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रेशर बहुत ही कम है।
लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर हमारा ज़्यादा है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम हमको यही बोलता है कि जहाँ पर भी हमारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे मेरा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हमारी प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है यहाँ पर हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कम होती जाती है, जिसके मुताबिक हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर हमेशा से डिक्रीज़ होते रहेगा और यहाँ पर हमारा प्रेशर हमेशा से इंक्रीज़ होते रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस प्लेन के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगने लगेगा। जैसे कि आप देखोगे ये प्रेशर की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, इस प्रेशर की वजह से एक नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। लेकिन ये हालांकि बहुत ही क्या है, कम है इसका फोर्स, क्योंकि ये इसका प्रेशर ही कम है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे का एयर क्या करेगा, इस प्लेन को ऊपर की तरफ धक्का देगा। ये कब तक होगा, जब तक इस प्लेन के वेट के हिसाब से ये फोर्स ज़्यादा नहीं हो जाता। ये फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगा और प्लेन का वेट के अगर वो आर पार निकल गया, तब वो क्या करेगा, इस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उछाल देगा। तभी हमारा क्या होता है, हमारा प्लेन टेक ऑफ कर लेता है या फिर लिफ्ट अप हो जाता है। सो ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम था जो मदद करता है एरोप्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए या फिर उसको लिफ्ट अप करने के लिए। इसी चीज़ को मैंने अच्छे से हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया है, देखो ज़रा। द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स ऑफ ए एरोप्लेन इज शोन व्हेन एन एरोप्लेन रन्स ऑन ए रनवे ड्यू टू द शेप ऑफ द विंग, याद रखना, देखो, ड्यू टू द शेप ऑफ द विंग्स the streamlined air are crowded above the wings compared to those below. The air above the wings are faster compared to the below. अभी जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी शेप की वजह से ऊपर की तरफ हमारा एयर क्राउड हो जाएगा, नीचे की तरफ नहीं हो पाएगा। क्राउडनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है। वेलोसिटी ज़्यादा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा, तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर एट द विंग्स अबव इज लोअर, हाउएवर प्रेशर एट बिलो द विंग्स आर ग्रेटर। उसी के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है। नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, क्योंकि ये वाला प्रेशर ऊपर की तरफ धक्का देगा, ये वाला प्रेशर नीचे की तरफ धक्का देगा। इसका फोर्स हमारा कम आएगा, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इफ़ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ एरोप्लेन द एरोप्लेन टेक्स ऑफ। बात समझ में आया आपको? सो यही हमारे कुछ पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, जिसके अंदर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं, वो है हमारा स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ओके, तो हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हमारा स्पीड ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स का मतलब होता है फ्लूइड का आउटफ्लो। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और नाम दे दें, यहाँ पर होगा स्पीड ऑफ फ्लूइड आउटफ्लो, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो फ्लूइड है अगर उसका आउटफ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड हम किस तरीके से निकालेंगे वो हमें बताया गया है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम वही होती है जो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे गिराएंगे तो। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेता हूँ और उसको मैं h हाइट नीचे की तरफ यहाँ गिराता हूँ, तो उसके पास यहाँ पर आने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2hg। इसको हम काइनेमेटिक्स से निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोलता है कि अगर यहाँ पर एक कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर के अंदर अगर हमारे पास एक फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग निकालता हूँ ऑरिफिस बोल के, ठीक है। ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, फ्लूइड निकलने लगेगा। तो इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो √2hg ही होगी। इसका मतलब यही है कि यहाँ से अगर हमने यहाँ पे एक बॉल छोड़ा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही हमारी फ्लूइड की भी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास कंटेनर है जिसका एरिया है A1। ये हमारे पास छोटा सा ऑरिफिस यानी कि इसको हम स्मॉल ओपनिंग भी बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे इसका एरिया है इसका A2। यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेरिक एयर होने की वजह से यहाँ पर हमारा प्रेशर होगा P0। ये ओपनिंग खोलने के बाद यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी जो प्रेशर होगा वो भी होगा P0। जैसे इसको ओपनिंग करेंगे ये हमारे एटमॉस्फेयर के क्या कांटेक्ट में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रेशर भी क्या होगा, P0 ही होगा, ठीक है।
उसके बाद अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो ये फ्लूइड को तो निकलना नहीं चाहिए, बट ये निकलता है किसकी मदद से, हमारी ग्रेविटी की वजह से, जाहिर सी बात है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ क्या है, सपोज़ कि अगर ये फ्लूइड है और ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी मान के चलते हैं हम v1, ये क्या है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, और हमको यही वेलोसिटी निकालना है। ओके, हमको हमारा मकसद क्या है, इसी की वेलोसिटी निकालना, उसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये A1 और A2 हमारा स्मॉल ओपनिंग है। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूँगा कि अगर मैं A1 और A2 को कंपेयर करता हूँ तो ये A1 जो है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है A2 से। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सपोज़ कि A1 हमारा एरिया हाथी का, A2 हमारा एरिया है छोटे से किसका, चींटी का। किसका ज़्यादा एरिया बड़ा है, हमारा हाथी का ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आपको यही पता होगा कि हाथी का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ इसी तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर A1 से सबको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि 1 इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन A2 अपॉन A1। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि A2 अपॉन A1 ये मेरा 1 से बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटे होने का मतलब है कि इसका वैल्यू जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.0001 के आसपास कुछ तो आएगा। 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा 0.000 के ऊपर वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे दो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। एक हमारा जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम बर्नौलीज अप्लाई करते हैं। दो सिचुएशन पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो यहीं से हमने हाइट मतलब नापना चालू किया है। तो इस पॉइंट पे हमारा h इज इक्वल्स टू 0 होगा और यहाँ पर हमारा h इज इक्वल्स टू h होगा, बराबर। तो इस पॉइंट पे हम इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर है मेरा P नॉट, तो यहाँ पर आएगा P नॉट प्लस रो h g प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 कौन सा है, इसका। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे प्रेशर है P नॉट प्लस रो 0g, क्योंकि यहाँ पर हमारी हाइट है ही नहीं, क्योंकि यहीं से हमने नापना चालू किया था, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्या निकालना है हमको, इस V2 को निकालना है। ठीक है, इसके बाद हमको पता है कि यहाँ पे P नॉट है, तो ये P नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 0 तक चले जाएगी। तो हमको यहाँ पे मिलेगा रो Hg प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। जैसे कि आप देखोगे हर जगह पे रो है, तो यहाँ से हमारा रो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलने वाली है, देखो ये 2 है तो उसको 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ये 2Hg प्लस ये हाफ का ये से 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे V2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे V1 स्क्वायर है, यहाँ पे 2Hg है, कैसे निकालेंगे। सो अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, A1 V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, A2 V2। यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। सो V1 हमको देगा A2 अपॉन A1 V2। इस V1 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरफ। ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2Hg प्लस V1 की जगह पे ये, तो यहाँ पर आएगा A2 अपॉन A1 V2 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये V1 का स्क्वायर था तो ये भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा मेरा V2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वायर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2Hg प्लस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद रखना कि A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर ये हमको क्या देगा, देखो ज़रा A2 अपॉन A1 जो हमारा है, इसकी वैल्यू जो हमारी है वो 0.0001 के तरफ हमारी जाती है। सो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, इसी चीज़ को अगर मैं क्या कर दूँ,
स्क्वायर कर दूँ तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रखना, अगर मैं क्या करता हूँ 10⁻⁻4, ये कितना है 4 है, 10⁻⁻4 को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो उसका वैल्यू हमारा आएगा 10⁻⁸। ये तो तकरीबन 0 के बराबर ही है। 10⁻⁸ को हम कैसे लिखते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी बड़ी वैल्यू है ये नहीं, ये 1 से बहुत ही छोटा है, तकरीबन ये 0 के बराबर ही है इसका आंसर, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोलेंगे कि a2/a1 द होल स्क्वायर, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या देगा, हमको 0 ही देगा। सो यहाँ पर हम बोलेंगे a2/a1 इज़ मच लेस देन 1, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने उल्टा कर दिया। देयरफॉर a2/a1 द होल स्क्वायर टेंड्स टू 0। ये 0, ये वैल्यू हमारी अभी 0 हो गई। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। देन हमको यहाँ पे मिलेगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2hg, यानी कि v2 की वैल्यू आएगी √2hg, जो कि हमने अभी बताई थी कि ये इसी तरीके से आंसर हमारा आने वाला है। ओके, सो ये था हमारा क्या, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। इसके ऊपर आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, उसको हम यहाँ पे कर लेंगे फटाफट। उसके बाद हमारा एक आखिरी हमारा क्या होगा, एक एप्लीकेशन बचेगा। उसके बाद हमारा आज का लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो अभी हमारा ये क्वेश्चन है स्पीड ऑफ एफ्लक्स के ऊपर। विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लोज आउट ऑफ एन ओरिफिस इन ए टैंक विद गॉस प्रेशर 4 × 10⁵ N/m² बिफोर द फ्लो स्टार्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको दिया हुआ है 10⁻³ kg/m³। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, हमारे पास एक टैंक है जिसके अंदर हमारे पास वाटर फील्ड है और उसके अंदर अभी तक हमने ओरिफिस का अभी हमने नहीं निकाला है। जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर इसको पूरा का पूरा फील्ड करके रखेंगे तो वो हमको गॉस प्रेशर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय गॉस प्रेशर? गॉस प्रेशर हमारा होता है डेंसिटी Hg। याद होगा वो कौन सा प्रेशर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्लूइड का प्रेशर होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी डेंसिटी Hg की, वो हमको बोलता है 4 × 10⁵ N/m²। हमको बोलता है कि बताओ कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना है। तो याद होगा स्पीड ऑफ एफ्लक्स की जो हमारी वैल्यू रहती है वो होती है √2hg, बराबर। इसका मतलब हमको क्या करना है, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में हमको लेके आना है। कैसे करेंगे देखो ज़रा। सो हमको रो की वैल्यू दी रखी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो है हमारा 1000 × h × g इज इक्वल्स टू 4 × 10⁵। 1000 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा hg इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻²। ओके, hg है, हमको यहाँ पे 2 भी निकालना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोनों जगह। तो यहाँ पे मिलेगा 2hg इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻²। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट लेना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे हमको मिलेगा √2hg इज इक्वल्स टू √8 × 10⁻²। नाउ व्हाट इज √8? और ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ये ऐसा हो जाएगा, √8 होता है हमारा 2√2, यहाँ पर आएगा 10⁻², बाहर निकल के 10 बन जाएगा। यहाँ पर होगा 2, √ऑफ की वैल्यू होती है 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 10, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हमको मिलेगा 2 × 14.1, यानी कि इसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी 28.2 मीटर/सेकेंड। ओके, सो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के ऊपर। भी हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है हमारा वेंचुरी ट्यूब, उसको भी वेंचुरी मीटर से भी जाना जाता है, उसको हम कर लेंगे। ये सारे के सारे जो हमारे अभी एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर मैंने आपको नोट्स नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं हैं, ठीक है। सो मैं वेंचुरी ट्यूब को भी बहुत ही फास्ट क्या करूँगा, इसको मैं आपको बता दूँगा। तो अभी ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है हमारा वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब एक्चुअली किस काम के लिए आता है, ये हमको बताता है कि हमारी जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी है। जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि फ्लूइड की वेलोसिटी ये है 2 × 10⁻² मीटर/सेकेंड, 24.2 मीटर/सेकेंड। तो एक्चुअली में हम ये फाइंड किस तरीके से करते हैं, तो ये हमारा है वेंचुरी ट्यूब जो हमको बताता है कि एक्चुअल में एक ट्यूब के अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होती है। अब देखो ज़रा हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज़ कि अगर हमारे पास
कुछ इस तरीके का ट्यूब है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ट्यूब लगाएंगे ऊपर की तरफ, ओके। सो यहाँ पे अभी हम 2 ट्यूब लगाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे। यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो कराने के बाद यहाँ पर इसका एरिया मान के चलो यहाँ पर है हमारा A1, यहाँ पर हमारा है एरिया A2, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे P1। इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसको हम बोलेंगे P2, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर हमारे पास इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, ओके। अभी हमको क्या करना है कि इसी प्रेशर के डिफरेंस को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारा प्रेशर P1 है, ये हमको पता है। यहाँ पर हमारा प्रेशर P2 है, ये हमको पता है। ये दोनों हमारे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनका हाइट का जो डिफरेंस है h, ठीक है, वो हमको देगा P1 माइनस P2। तो यहाँ पे हम बोलेंगे P1 माइनस P2, ये हमको देगा रो एच जी, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था पहले से। हम यहाँ पे पहले देखो फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने कुछ इसी तरीके से किया था कि अगर हमको 2 प्रेशर के बीच में डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू क्या, रो एच जी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हमारा एरिया है बड़ा, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी होगी V1। यहाँ पर हमारा एरिया क्या है, छोटा, यहाँ पे हमारी होगी वेलोसिटी V2। यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे हमारा प्रेशर कम है, यहाँ पे कम वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है, ज़्यादा है। हमको यहाँ पे इक्वेशन मालूम पड़ेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू क्या, रो एच जी। हमको निकालना है कि बताओ V1 और V2 पे हमारी वेलोसिटी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारा यही टास्क है, यही हमारा वेंटिलेटर ट्यूब का काम है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। बर्नौलीज थ्योरम फॉर ए हॉरिजॉन्टल पाइप आपको याद होगा क्या था वो, सो वो हमारा था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। P1 माइनस P2 के फॉर्म में इसको लेके आना है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 की वैल्यू हमारे पास है रो एच जी इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने मेरा हाफ रो को यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या रो को कैंसिल कर सकते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 2hg इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारी वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमको ये A1 और A2 की बहुत काम आएगी। कैसे, देखो ज़रा, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या, A2 V2। अगर हमको सपोज कि V2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा V1 हमारा A2 अपॉन A1 V2। तो यहाँ से हम V2 की वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे, देखो ज़रा, इसी चीज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2hg इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर क्या है हमारा, A2 अपॉन A1 V2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्राइटेरिया नहीं है, याद रखना कि A2 अपॉन A1 हमारा बहुत बड़ा है, छोटा है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, और हमको इतना बड़ा रखना ही है ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। हमको A2 और A1 तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि ये पाइप हमने ही बनाया है। हमको निकालना है V2 की वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2hg इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2hg इज इक्वल्स टू 1 माइनस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ये पूरे के पूरे टर्म को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 2hg, यहाँ पर आएगा 1 माइनस A2 अपॉन A1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। अगर हम पूरी जगह पे अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा
V2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी इस इक्वेशन के मुताबिक। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको यहाँ पे V2 निकालना है तो यहाँ पे हमने V1 को सब्स्टिट्यूट किया, अगर हमको V1 निकालना है तो यहाँ पे हम V2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V1 और V2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी और हम एक्चुअल में हम फ्लूइड की स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। सो वेंचुरी ट्यूब किस काम के लिए आता है, हमको ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए काम आएगा। सो अभी के लिए हमने क्या किया, बहुत से एप्लीकेशन यहाँ पे कर लिए बर्नौलिस के। एक एप्लीकेशन और था जिसके अंदर हमको बोलता है कि एक हाउस है और उसके ऊपर हमारे पास रूफ़ है। सो कभी भी अगर एक स्टॉर्म या फिर विंड आता है तो क्या होता है, उसका हमारा जो रूफ़ होता है वो कभी कोई निकल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको एरोप्लेन के अंदर बताया था, सेम लॉ यहाँ पे भी लगेगा। सो यहाँ पर आप खुद फिगर आउट करके बता देना। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बर्नौलिस को यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। हमारा जो आइडियल फ्लूइड के जो मैकेनिक्स थी वो भी हम यहाँ पे डायनामिक्स थी वो यहाँ पे हम ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे विस्कोसिटी की बात करेंगे, यानी कि हम नॉन आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आपको इस टॉपिक से क्या करता हूँ, अलविदा लेता हूँ। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।